फ्रेंड्स, आज मेरा प्रेजेंटेशन है रेसिड्यू ऑन इग्निशन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट का दूसरा नेम है सल्फेटेड एस। फर्स्ट में आपको टेस्ट प्रोसीजर बताएंगे, फॉलोड बाय उसका कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये रेसिड्यू ऑन इग्निशन ये टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, आपका जो सैंपल्स है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में सैंपल को आप इग्नाइट करते हो, और इग्निशंस करने के बाद आपको क्या पता चलता है, उसमें आपको पता चलता है आपका सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ रेसिडुअल सब्सटेंस है जो वोलाटाइल नहीं है। ये टेस्ट से यही आपको पता चलता है रेसिड्यू ऑन इग्निशंस। इसमें आप यूजुअली क्या डिटरमाइन करता है, कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप समझ गए ना, वोलाटाइल जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका वोलाटाइल होता है, तो आप वो आपका सैंपल्स के अंदर कितना इनऑर्गेनिक जो नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटीज है वो आपको आप ये प्रोसीजर से आप डिटरमाइन करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ ऑनवर्ड्स में रेसिड्यू ऑन इग्निशन टेस्ट को आरओआई टेस्ट करके बुलाएंगे। ठीक है, अभी ये आरओआई टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको कौन सा एपरेटस चाहिए और उसका क्या रोल है एनालिसिस में, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके देता हूं। सबसे पहले है एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस का आपका क्या रोल है, आप जब आरओआई टेस्ट आपका परफॉर्म करना शुरू करते हो उसमें आपको सैंपल वे करना पड़ेगा। मोनोग्राफ में जनरली लिखा है 1 से 2 ग्राम सब सैंपल लेके आपको आरओआई टेस्ट परफॉर्म करना है, तो वो वे आप स्टार्टिंग करते हो एनालिटिकल बैलेंस से। बाद में जब सैंपल इग्नाइट हो जाता है फिर आपका जो वे लेना है उसके उस टाइम भी आपको एनालिटिकल बैलेंस चाहिए। बेसिकली इस रेसिड्यू ऑन इग्निशन टेस्ट में क्या होता है, आपका सैंपल का दो वे का डिफरेंस है, मतलब सैंपल का इनिशियल वेट बाद में उसका इग्नाइट होने के बाद जो वे रहता है उसी का डिफरेंस से आप रेसिड्यू ऑन इग्निशन कैलकुलेशन करते हो। सो एनालिटिकल बैलेंस का ये टेस्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ अभी सैंपल का सेकंड पार्ट में मैं आ जाता हूं। सैंपल का इग्निशंस, मैंने बोला था कि इग्निशंस करना है, इग्निशंस माने सैंपल को बर्न करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए उसको बोलता है माफिल फर्नेस। जनरली ये इंस्ट्रूमेंट में कितना टेम्परेचर में करते हैं, 600 प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये माफिल फर्नेस के अंदर में आपका सैंपल्स को रख के उसको इग्नाइट करके ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नाउ इतना हाई टेम्परेचर में आप आपका सैंपल को इग्नाइट करोगे तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ जो कंटेनर में आप आपका सैंपल रखोगे वो भी हाई टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल से होना चाहिए। तो इसी के लिए वो जो कंटेनर में रखते हो उसको बोलता है क्रूसिबल। और क्रूसिबल जनरली कौन सा चीज में बना हुआ होता है, सिलिका होता है, पोर्सेलिन होता है, प्लेटिनम होता है, क्वार्ट्ज का होता है। तो सिलिका एंड पोर्सेलिन का ठीक है, बट प्लेटिनम और क्वार्ट्ज का जो क्रूसिबल है ये बहुत ही हाई वैल्यू होता है। तो इसी के लिए आपको दोस्त जब आप लेबोरेटरी में एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही ध्यान से इसको हैंडल करना। फ्रेंड्स, अभी आरओआई टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आगे बाकी का जो एपरेटस आपको चाहिए है, तो उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट क्यों चाहिए, अभी आपका सैंपल्स में मैं दोस्त पहले ही बताया दो चीज रहता है, एक वोलेटाइल रहता है, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है। तो जब आप आपका सैंपल को बर्न करना चालू करते हो, हीटिंग देना चालू करते हो, सबसे पहले बर्न होता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बर्न होता है तो क्या होता है, एक व्हाइट फ्यूम्स निकलता है। सो आपका सैंपल डायरेक्टली आप माफिल फर्नेस में नहीं रख सकते हो, तो आपको क्या करना, सैंपल्स को हॉट प्लेट में रख के जब तक व्हाइट फ्यूम्स निकलता है तब तक उसको हीट करना। फिर बाद में जब व्हाइट फ्यूम्स निकलना बंद हो जाएगा तब आप आपका सैंपल्स को माफिल फर्नेस के लिए, इग्निशंस के लिए ट्रांसफर करना। इसी के लिए हॉट प्लेट का काम है। नेक्स्ट है आपको एक डेसिकेटर चाहिए। अब डेसिकेटर क्यों चाहिए, डेसिकेटर होता क्या है, डेसिकेटर एक जनरली ग्लास का बना हुआ रहता है, कभी कभी प्लास्टिक का भी रहता है। तो ग्लास का बना हुआ रहता है, उसके नीचे का जो पर्सन है आप उसको केयरफुली देखोगे तो उसमें ब्लू कलर का सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक क्लोज डेसिकेटर में जब सिलिका जेल अंदर रहता है तो उसमें क्या है, एक मॉइस्चर फ्री कंडीशंस क्रिएट होता है। अभी इसका ये आरओआई टेस्ट में डेसिकेटर का क्या रोल है, डेसिकेटर का आरओआई टेस्ट में रोल है फ्रेंड्स, आपका सैंपल्स को जब इनिशियली सपोज आप कूलिंग कैबिनेट और कहां से भी निकलना, तो रेगुलर टेम्परेचर लाने के लिए आप यहां पे स्टोर कर सकते हो। और मॉफिल फर्नेस से निकलने के बाद आप डायरेक्टली वे नहीं कर सकते हो। मॉफिल फर्नेस से सैंपल्स आपका पोर्सेलिन बहुत ही ज्यादा हीट रहता है, वो हीट मटेरियल को डायरेक्टली आप आपका एनालिटिकल बैलेंस में नहीं देख सकते, उसको रूम टेम्परेचर तक कूल करना है। तो ये कूलिंग के लिए जब आप आपका क्रूसिबल मॉफिल फर्नेस से निकालो तो ये डेसिकेटर में रख दो और उसके अंदर कूल करो। और डेसिकेटर में मॉइस्चर फ्री
होने के बावजूद उसमें क्या है, एनवायरमेंट का मॉइस्चर ये सब आ नहीं सकता है, तो एकदम प्रॉपरली मेंटेन होता है आपका सैंपल। नाउ और एक आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये बोलता है टोंग्स। ये टोंग्स से आप क्या करते हो, आपका जो क्रूसिबल है, क्रूसिबल मापेल फर्नेस के अंदर और हॉट प्लेट में आप जब उसको बर्न कर रहे हो आपका क्रूसिबल सैंपल के साथ, तो बहुत ही हीट रहता है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको ये टोंग्स रहता है। ये हैंडल मीन्स आपको मापेल फर्नेस से निकलना और डेसिकेटर में रखना और हॉट प्लेट के ऊपर रखना, हॉट प्लेट से आपको मापेल फर्नेस में ट्रांसफर करना, ये सब ट्रांसफर करने के लिए टोंग्स का यूज होता है। और ये पूरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक ही रिएजेंट चाहिए, वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, अभी आपको रेसिड्यू ऑन इग्निशन टेस्ट का प्रोसीजर के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप सुनिए, एकदम सिंपल सा टेस्ट है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एम्प्टी क्रूसिबल को वे करना है। एम्प्टी क्रूसिबल को कैसे वे करना है फ्रेंड्स, आप आपका क्रूसिबल को लो, सबसे पहले उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड में माफिल फर्नेस के अंदर 30 मिनट्स के लिए आप उसको हीट करो। हीट करने के लिए आप उसको कूलिंग के लिए आप आपका डेसिकेटर में रख दो। जैसे रूम टेम्परेचर में आ जाता है आपका पोर्सिलिन, आप उसी को फिर एनालिटिकल बैलेंस में जाके आप उसका वेट को रिकॉर्ड कर लो। ये आपको एम्प्टी क्रूसिबल का वेट हो जाएगा। अभी एम्प्टी क्रूसिबल का हीट करने का क्या जरूरत है, अगर दोस्त उसमें अगर कुछ मॉइस्चर है, कुछ है जिसके वजह से आपका रिजल्ट में इंपैक्ट, फाइनल रिजल्ट में इंपैक्ट आ सकता है, इसी के लिए आपको पहले हीट कर लेना पड़ता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट टेस्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। सो आप आपका एम्प्टी क्रूसिबल का वेट ले लिया, अभी आपको क्या करना है, आपको सैंपल वेट लेना है। जनरली मैंने आपको बोला था 1 से 2 ग्राम सैंपल्स ये टेस्ट के लिए यूज होता है। ये सैंपल को वे करो और क्रूसिबल में ट्रांसफर करो, और आपको जो प्रोसीजर है क्रूसिबल को उसके अंदर रखो, टेयर करो, जिस प्रोसीजर में आप लेते हो 1 ग्राम सैंपल आप आपका क्रूसिबल के अंदर रखो। ये आपका दो वेट हो गया, फर्स्ट हो गया आपका एम्प्टी क्रूसिबल का वेट हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका सैंपल का वेट हो गया। ये सब रिकॉर्ड करके रखिए। नेक्स्ट है चैरिंग ऑफ द सैंपल्स। यहां से होता है आपका एनालिसिस स्टार्ट। इसमें आप क्या करते हो, एक फ्यूम हुड के अंदर, फ्यूम हुड में क्या रहता है, जनरली आप लेबोरेटरी में जब काम करते हो, जब एसिड्स फ्यूम्स ये सब लेके काम करते हो, एक चेंबर के अंदर करना पड़ता है। इसमें जो एसिड वेपर्स होता है व कुछ फ्यूम्स जनरेट होता है, वो चेंबर के अंदर होने से वो सक कर लेता है, आउटसाइड में नहीं आता है। तो उसी फ्यूम हुड के अंदर में आपको सैंपल, सबसे पहले जो सैंपल आपने वे किया उसमें 1 ml कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है और उसको जेनली हीट करना है हॉट प्लेट में, until a low flame is possible, using a low flame। तो एक्चुअली हॉट प्लेट में तो फ्लेम आपको नहीं दिखेगा, आपको अराउंड 100-120 डिग्री टेम्परेचर सेट करके उसी में करना है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, सैंपल टू बी चार्ड थोरोली, एक्चुअली टिल द व्हाइट फ्यूम्स। जैसे आप हॉट प्लेट में रखोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, व्हाइट फ्यूम्स निकलना चालू हो जाएगा। तो जब तक व्हाइट फ्यूम्स आपको निकलना है तो हॉट प्लेट में आप उसको हीट करना है। उसको हीट करने के बाद आपको जब व्हाइट फ्यूम्स निकलना बंद हो गया, फिर आप उसको कूल करना, थोड़ा कूल करने के बाद फिर से आप उसमें 1 ml कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना। ये अभी आपका सैंपल ऑलमोस्ट रेडी है माफिल फर्नेस के लिए रखने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है इग्निशन ऑफ सैंपल्स। लास्ट स्टेप में मैं आपको बताया था कि सैंपल्स आपको हॉट प्लेट में हीट करना है विथ 1 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तब तक जब तक व्हाइट फ्यूम्स निकलना बंद हो जाए। जैसे आपका व्हाइट फ्यूम्स निकलना बंद हो जाए, आप आपका सैंपल्स को अलोंग विथ क्रूसिबल्स माफिल फर्नेस के अंदर 600 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लेस कर दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। तो आपका सैंपल का इग्निशन होते रहेगा। सो इग्निशन ऑफ सैंपल्स आपका खत्म हो गया, 3 से 4 घंटे हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वे ऑफ क्रूसिबल। अभी ये क्रूसिबल के अंदर तो क्या है, आपका रेसिड्यू आफ्टर हीटिंग है, ठीक है, ये का इसका वे रिकॉर्ड करना है आपको। सो कैसे रिकॉर्ड करना है, जैसे 3 से 4 घंटा हो गया, आप आपका सैंपल को बाहर निकालो, बाहर निकल के डेसिकेटर के अंदर रखो कूलिंग के लिए। जैसे वो रूम टेम्परेचर तक आ जाता है, आप एनालिटिकल बैलेंस में जाके वे लो। ये आपको वे ऑफ क्रूसिबल आफ्टर रेसिड्यू आफ्टर हीटिंग में हो गया। फिर है आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। सो कैलकुलेशन परफॉर्म, आपको परसेंटेज रेसिड्यू कैसे कैलकुलेशन करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं। अभी आपको कब तक ये करना है, ये भी इसमें एक है। आपने वे लिया, वे करने के बाद आपने देखा कि आपका जो रिजल्ट आया, जो आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट है, सपोज स्पेसिफिकेशन लिमिट है आपका नॉट मोर देन 0.02%।
सो उससे ज्यादा आया तो आपका रिजल्ट आया सोचो 0.03%, तो इस केस में आप क्या करोगे, उसको फेल कर दोगे? वैसा नहीं है। ये टेस्ट के बारे में आपको फिर उसको 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड से मॉइस्चर करके फिर आपको उसको इग्नाइट करना पड़ेगा आपको माफिल फर्नेस के 30 मिनट्स के लिए। ये प्रोसीजर आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका 2A का लास्ट 2A का डिफरेंस 0.005 का ग्राम का बीच में होना है, और आपका जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके अंदर रिजल्ट आ जाए। सपोज आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट है 0.02%, सो उसके नीचे उसके अंदर आपका रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक ये प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। नाउ फ्रेंड्स, ये आपने आपका एनालिसिस परफॉर्म कर लिया तो आपको कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए फॉर्मूला है a माइनस बी बाई सी इंटू 100, मतलब परसेंटेज रेसिड्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो a क्या है, वेट ऑफ क्रूसिबल एंड रेसिड्यू आफ्टर हीटिंग, ठीक है, एंड b क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, ठीक है, एंड c है वेट ऑफ सैंपल। सो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं होता है। और दोस्त एक ध्यान में रखिए, मैं आपको बोला था कि सपोज आपका स्पेसिफिकेशंस लिमिट में नहीं आया तो ये कैलकुलेशन आपको बार बार करना है जब तक आपका रिजल्ट आपका विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट में अंदर आ जाए और दो रिजल्ट का डिफरेंस 0.0005 ग्राम के बीच में ना आ जाए, तब तक आपको ये परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स, ये मेरा ROI प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन आपको कैसे लगा कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आगे कौन सा टॉपिक में आपको चाहिए वो भी मेरे को बताइए, तो मैं एक के बाद एक मेरा प्रेजेंटेशन करते रहेंगे। मेरा 16-17 साल का फार्मास्यूटिकल करियर का जो भी एक्सपीरियंस मैं गेन किया है सो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो उसमें जैसे मेरा नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा और साथ साथ में आप लोग को भी कुछ हेल्प हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ स्पेशलाइज्ड आप किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं मेरे हिसाब से मेरे तरफ से आपको मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।